सोचिए, इथियोपिया में एक ज्वालामुखी फटता है और उसका असर हजारों किलोमीटर दूर एशिया में दिखाई देता है। ये कहानी है हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट की, एक ऐसी कुदरती घटना जिसने सच में पूरी दुनिया को चौंका दिया। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि भला एक ज्वालामुखी दुनिया भर की फ्लाइट्स को कैसे रोक सकता है। मतलब धमाका हुआ अफ्रीका में और परेशानी शुरू हो गई एशिया के एयर ट्रैफिक में। आखिर कैसे, इसी को समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ज्वालामुखी के ग्लोबल इम्पैक्ट की, खासतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर इसका क्या असर हुआ। हुआ ये कि इथियोपिया में एक विस्फोट की वजह से एशिया की तमाम एयरलाइंस को अपनी उड़ानें दूसरे रास्तों पर भेजनी पड़ी। इतना ही नहीं, उनके पूरे के पूरे शेड्यूल बदलने पड़ गए। जरा सोचिए, घटना कहीं और उसका सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर। तो इस पूरी उथल-पुथल के पीछे था कौन? असल में ये कहानी है एक ऐसे ज्वालामुखी की जो हजारों सालों की गहरी नींद से जागा था। इसका नाम है हेली गुब्बी ज्वालामुखी। ये इथियोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में रेड सी के पास मौजूद है और सारी कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। और पता है इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? ये नंबर 12,000। जी हाँ, पूरे 12,000 साल। इतने लंबे समय की खामोशी के बाद ये ज्वालामुखी दोबारा एक्टिव हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम ज्वालामुखी विस्फोट नहीं था जिसमें लावा निकलता है। नहीं, हेली गुब्बी से निकला गैस और राख का एक बहुत बड़ा गुबार, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी हुई थीं। तो अब सवाल यह है कि ये राख इतनी दूर और इतनी तेजी से पहुंची कैसे? चलिए इसके सफर को ट्रैक करते हैं। देखिए, हुआ ये कि राख का ये गुबार 15 से 45 किलोमीटर की जबरदस्त ऊंचाई तक पहुंच गया। अब इतनी ऊंचाई पर चलती हैं बहुत तेज हवाएं, जो एक सुपर हाईवे की तरह काम करती हैं। बस इन्हीं हवाओं ने इस राख को पकड़ा और बहुत तेजी से पूर्व की तरफ फैला दिया। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगाइए। 23 नवंबर को इथियोपिया में विस्फोट होता है और सिर्फ एक दिन बाद 24 नवंबर तक ये राख का बादल भारत के गुजरात और राजस्थान तक पहुंच चुका था। कमाल है ना? और सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अनुमान ये था कि ये राख उत्तर भारत के ऊपर से होते हुए चीन की तरफ भी बढ़ेगी। इससे पता चलता है कि इसका दायरा कितना विशाल था। लेकिन आखिर इस राख के बादल में ऐसा क्या था जो ये विमानों के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया? आसमान में असली खतरा क्या था? असल में विमानों के लिए दो बड़े खतरे थे। पहला, इससे पायलटों के लिए विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है, वो था विमान के इंजन फेल होने का बहुत बड़ा खतरा। तो इंजन फेल होते कैसे हैं इस राख से? देखिए, जब ये राख के बहुत बारीक कण जेट इंजन के अंदर जाते हैं तो इंजन की जबरदस्त गर्मी से वो पिघलकर कांच बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल शीशा। और ये पिघला हुआ कांच इंजन के पुर्जों पर जम जाता है, जिससे इंजन की पावर कम हो सकती है या फिर वो पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर किसी के लिए खतरा एक जैसा नहीं था। जहाँ विमान के इंजनों के लिए रिस्क हाई लेवल का था, वहीं जमीन पर इंसानों की सेहत के लिए खतरा लो माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी कण तो वहीं आसपास गिर गए थे, सिर्फ बहुत ही महीन कण इतनी दूर तक सफर कर पाए। अच्छा, विमान के अंदर जो यात्री होते हैं वो इन गैसों से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि कैबिन में बहुत अच्छे फिल्टर्स लगे होते हैं। पर हाँ, अगर गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो इन फिल्टर्स की काम करने की क्षमता थोड़ी कम हो सकती है। तो क्या ये खतरा हमेशा बना रहता है? नहीं। अच्छी बात यह है कि ये खतरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। चलिए समझते हैं कैसे। होता यह है कि वक्त के साथ ये बारीक कण हवा में और फैल जाते हैं, जिससे राख का बादल पतला होता जाता है। और तो और, जब बारिश होती है तो वो इन कणों को हवा से धोकर जमीन पर ले आती है, तो ये खतरा ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसी वजह से इसका कुल पर्यावरण पर असर बहुत बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि राख से पैदा हुआ खतरा लंबे समय तक बना नहीं रहता। तो ये एक राहत की बात है। तो आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है कि प्रकृति की सिर्फ एक घटना हमें हमारे ग्लोबल कनेक्शन के बारे में क्या सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं।
दुनिया के एक कोने में हुई कोई हलचल दूसरे कोने तक को प्रभावित कर सकती है, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न हो।